के साथ निर्वाचन विभाग और पुलिस ने कानून व्यवस्था और आपराधिक तत्वों पर नकेल के मकसद से सेंट्रल जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान जेल में बंद 1100 कैदियों की सघन तलाशी ली गई। साथ ही जेल अधिकारियों को जेल में किसी भी तरह की अवांछनीय गतिविधियां ना हो, इसके लिए पुख्ता बंदोबस्त करने के निर्देश दिए। हमने आज पुलिस और प्रशासन ने मिलकर के लगभग 2 घंटे तक सेंट्रल जेल में सर्च अभियान चलाया। यहाँ लगभग 1100 इनमेट्स हैं और सभी बैरक्स की बहुत वृहद स्तर से हमने जांच की। एक बैरक को हमने अच्छे से पूरी डिटेल में अच्छे से देख करके सभी जो उनके सामान हैं और सभी जगहों का बहुत अच्छे से इंस्पेक्शन किया। कोई भी ऐसा संदिग्ध वस्तु हमारी पकड़ में नहीं आया है और बहुत वृहद स्तर पे ये अभियान चला था। इसमें मोर देन 100 पुलिसमैन इंगेज थे और सभी ने बहुत अच्छे से बहुत बखूबी तरीके से जांच करी और पूरी जेल में कहीं पर भी एक भी कोई संदिग्ध वस्तु पकड़ में नहीं आई। कैदियों से बात हुई, कोई समस्या रखी उन्होंने, किसी तरीके की परेशानी? नहीं, किसी भी कैदी ने अभी तक किसी समस्या के बारे में नहीं बताया। कुछ कैदियों से हमने उनका जो एक कैदी से हमने पूछा कि कैसे वो एसटीडी पे बात करते हैं, तो उन्होंने हमारे सामने अपनी मदर को कॉल करके और हमें बताया कि कैसे उनका हर कैदी का एक अकाउंट मेंटेन्ड है और उस अकाउंट में पैसे जमा होते हैं। उसके बाद वो बाहर अपने परिजनों से बात कर सकते हैं। उन्होंने डिटेल में सारा ये दिखाया। किसी ने भी कोई परेशानी व्यक्त नहीं करी। कोई इनपुट मिला था कि अंदर जेल में कुछ या सर्च? ये एक रेगुलर एक्सरसाइज है। हमारा जो रेगुलर इंस्पेक्शन रहता है उसके साथ कुछ सरप्राइज इंस्पेक्शंस भी रहते हैं, तो आज सरप्राइज इंस्पेक्शन के तौर पर ये जांच की गई थी। विधानसभा चुनाव को देख के लगा जोड़ सकते हैं? ये एक रूटीन की कार्रवाई है। रूटीन में हमारी जांच होती भी है, जेल के इंस्पेक्शंस होते हैं। यस सर। सर, कितने पुलिसकर्मियों के साथ आज ये था और लगभग किस तरह के सर्च अभियान पूरा ये चल रहा था? लगभग 150 जवान और हमारे सिटी के सारे एसएचओ, सीओ और हमारे जो एडीसी एसपी है उनके साथ में आकस्मिक रूप से सेंट्रल जेल अजमेर का निरीक्षण किया गया और चेकिंग की गई और लगभग 2 घंटे की चेकिंग है वो पूरे हर बैरक की और हर जगह की गई है। तो कुछ मिला? नहीं, किसी तरह की। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने को लेकर प्रदेश भर के समस्त जिलों में पुलिस की ओर से अवैध मादक पदार्थ, कैश व अन्य वस्तुओं की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत अजमेर में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बजरंगगढ़ चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान एक कार से 16,51,020 रुपए के संदिग्ध राशि बरामद की और मामले की सूचना इनकम टैक्स को देकर कार्रवाई को अंजाम दिया। आज बजरंगगढ़ चौराहे पर शाम को नाकाबंदी के दौरान हमारी स्पेशल नॉर्थ साहब की टीम, सीओ नॉर्थ की टीम और हमने से मिलकर नाकाबंदी कर रहे थे। हम उनके स्पेशल सहयोग से थाना कोतवाली के जाब्ते के साथ सहयोग में हमने व्हीकल जा रहे थे, व्हीकल्स की चेकिंग कर रहे थे। चुनाव आचार संहिता के प्रोविजन के तहत नकदी, अवैध मादक पदार्थ, इन सब की जांच और पड़ताल और धरपकड़ की जा रही थी। सीमा एसपी साहब के आदेशानुसार हम ये नाकाबंदी कर रहे थे। नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी आके रुकी तो उसमें तलाशी ली तो उसमें संदिग्ध राशि करीब जो अकाउंटिंग करने के बाद पता चला कि 16,51,020 रुपये नकद मिले थे। 2 व्यापारी हैं वैसे, लेकिन उन्होंने कोई सेटिस्फाइड जवाब नहीं दिया, इसलिए हमने उसको डिटेन किया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए इनकम टैक्स विभाग इसमें सिक्योरिटी की प्रोविज़न है। 10 लाख से ज़्यादा राशि जब्त की जाती है। इसमें इनकम टैक्स विभाग को इन्वॉल्व करना पड़ता है। उनकी कार्रवाई निषेध ऐसी की जाती तो उनको इन्फॉर्म किया है। अग्रिम कार्रवाई इनकम टैक्स टीम आ गई है, कार्रवाई कर रही है। क्या लग रहा है, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? वैसे उन्होंने तो प्रश्न से बताया व्यापार का पैसा, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था, वो तो व्यापारी हैं वे। और एक का नाम है थावरदास गुरनानी, दूसरा का नाम है दीपक गुरनानी। दोनों ही यहाँ कमंडसपुरा में दोनों की दुकान है। एक का दीपक प्लास्टिक नाम से है, दूसरे का दुकानदार पंकज एजेंसीज कमंडसपुरा, थाना क्लॉक टावर, वहाँ की दुकानें हैं। निवासी वैशाली नगर किशनगंज थाने क्षेत्र के निवाड़े हैं, तो अपने दुकान से वहाँ जा रहे थे। बताएं सामान अभी तक इन्होंने कोई जो दस्तावेज पेश नहीं किए, इसलिए इनको डिटेन किया गया है। बाकी अग्रिम कार्रवाई जो भी होगी आपको। अजमेर के किशनगढ़ में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाल निर्भीक होकर मतदान के लिए आमजन को प्रेरित किया। यह फ्लैग मार्च शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकला। इस फ्लैग मार्च के दौरान सीओ सर्किल थानों की पुलिस सहित आईटीबीटी पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान मौजूद रहे।
भारतीय जनता पार्टी से मूलचंद डिगवाल, मीना कुमारी, देशराज खरेरा, मुकेश कुमार, पूर्व डीजीपी जसवंत संपतराम, डॉक्टर जगदीश संपतराम, मुकेश कुमार, एडवोकेट अशोक कुमार, रिंकी वर्मा सहित अन्य ने जहां टिकट हासिल करने के लिए भाजपा परिवर्तन यात्रा का जोरदारी से स्वागत किया, लेकिन इन दावेदारों को टिकट नहीं मिला और भाजपा ने जयराम जाटव को प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिसको लेकर मूलचंद डिगवाल ने अपने गांव झारेड़ा में एससी समाज सहित कई समाज के लोगों की मीटिंग बुलाई, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व सरपंच इब्राहिम खान, भवानी सिंह चारण, मांगीलाल बेरवा, जोरमल तथा जाटव समाज के भी कई गण्यमान्य मौजूद रहे। मीटिंग में भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक जयराम जाटव का विरोध कर रही मीना कुमारी और उसका पुत्र भी मीटिंग के दौरान मौजूद रहे। भरतपुर के बयाना में विजयदशमी पर्व के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से शस्त्र पूजन कर पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह पथ संचलन कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए गुजरा। संचलन पर जगह जगह पर समाज सेवियों द्वारा फूल बरसाकर स्वागत सम्मान किया गया। वहीं भरतपुर सांसद रंजीता कोहली ने भी पुरानी मंडी चौराहे पर जाकर संचलन का पुष्प वर्षा कर स्वागत सम्मान किया गया। भरतपुर जिले के बयाना के सदर थाना क्षेत्र के अड्डा गांव में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दो पक्षों में जमीन विवाद की रंजिश एक बार फिर हत्या की वजह बन गई। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ट्रैक्टर चालक ने जमीन पर पड़े युवक पर 8 बार आगे पीछे करके ट्रैक्टर के पहिए चढ़ाए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस पूरे विवाद में 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार जारी है। असत्य पर सत्य की जीत का महापर्व विजयदशमी जोधपुर के रावण चबूतरे में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। नगर निगम द्वारा आयोजित दशहरा महोत्सव में सीएम अशोक गहलोत तथा पूर्व जोधपुर के महाराजा गज सिंह ने अग्नि बाण चलाकर रावण का दहन किया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में जनसमूह रावण के मैदान में मौजूद रहे। जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सूरसागर विधानसभा सीट से पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी को प्रत्याशी बनाए जाने पर शुभ 24 न्यूज टीम ने जोशी को बधाई दी, साथ ही चुनावी रणनीति को लेकर उनसे खास बातचीत की। आइए जानते हैं। सूरसागर सीट पे विश्वास जताते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी को टिकट दिया है। मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से मेरे साथ देवेंद्र जी के लिए रूबरू होने के लिए है। जोशी साहब, सबसे पहले तो शुभ 24 पे आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, संगठन ने आप पे विश्वास जताया है, मुख्य गृह जिला है, सूरसागर सीट पे सबसे ज्यादा कॉन्टेस्ट माना जा रहा था, प्रोबेबली 10 से 12 कैंडिडेट माने जा रहे थे। सीधा चुनावी सवाल करूंगा, सब संतुष्ट हैं? 2 दिन से लगा हुआ, सभी संतुष्ट हैं। मतलब आपको लगना तो पड़ रहा है, इसका मतलब लोग रूठे हुए हैं तभी आप मनाने के लिए जा रहे हैं? रूठे हुए नहीं, एक सामान्य प्रक्रिया है। टिकट मिलता है जब सभी वरिष्ठों से मिल आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, उसी क्रम में सभी जगह जा रहा हूँ ना। पूर्व विधायिका जो यहाँ की सीनियर मोस्ट लीडर है सूर्यकांता जी, उनका टिकट काटा गया, आपने उनसे कल संपर्क किया, क्या लगता है राजनीतिक बयानबाजी के अलावा वो दिल से आपके साथ जुड़ पाएंगी? निश्चित रूप से। पहले तो ये है कि ये शब्द काटा गया, ये ठीक नहीं है। टिकट बदला गया है क्योंकि बहुत वरिष्ठ हो चुकी थी, इसलिए पार्टी नेतृत्व ने जो निर्णय है ना, उसके अनुसार उन्होंने टिकट बदला है। काटना शब्द ठीक नहीं है। ये मेरा शब्द नहीं है जोशी जी, उन्होंने कहा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी शायद मेरे से नाराज है, उन्होंने टिकट कटवाया। ये मेरे शब्द नहीं है, सूर्यकांता जी ने कहा है। पार्टी ने उनको 7 बार टिकट भी दिया था, है ना, इसलिए, और वो वरिष्ठतम नेता है हमारी। और मैंने कल भी जैसे कहा था, मैं भी उनके मार्गदर्शन में काम करूंगा। उनका जो अनुभव है उसका निश्चित रूप से मेरे को भी लाभ मिलेगा, पार्टी को भी लाभ मिलेगा। ऐसे वरिष्ठ लोगों की सेवाएं हमारे लिए भी प्रेरणा की स्रोत रहेगी वो, और हमेशा रहेंगी। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। उन्होंने भी कल कहा है कि वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, इसलिए कहीं डिस्प्यूट का सवाल नहीं। मेरा अंतिम सवाल है, कई युवा तुर्क जो चुनावी दौड़ में थे, मैं व्यक्तिगत नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, पर बहुत से युवा साथी भी टिकट की दौड़ में थे। युवाओं का मनोबल आपको लगता है कि आप मेंटेन कर पाएंगे? लंबे टाइम से वो लोग भी संघर्ष कर रहे थे, उनको टिकट मिल नहीं पाया। और सीधा सवाल ये है कि हर बार माइनॉरिटी सीट होती है कांग्रेस, इस बार कांग्रेस आला कमान भी ये विचार कर रहा है कि यहाँ से किसी माइनॉरिटी सीट को छोड़ के यहाँ पे किसी हिंदू उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। कॉन्टेस्ट आपके लिए टफ हो जाएगा? नहीं, मैं कॉन्टेस्ट टफ नहीं मानता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 4-5 सालों में
बूथ स्तर और उसके नीचे पन्ना प्रमुख तक का जो संगठन का फैलाव किया है, उसके आधार पे मेरे को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। तीनों विधानसभा, मैं सूरसागर विधानसभा की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमने पूरे ज़िले में तीनों विधानसभाओं में जो ज़मीनी स्तर पर काम किया है, बूथ से लेके पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख तक, है ना, वो निश्चित रूप से, है ना, इसका परिणाम आएगा सामने। आपको संघ और शेखावत की पसंद माना जा रहा है? नहीं, मैं न तो किसी के अभाव में न किसी के प्रभाव में संघ का स्वयंसेवक हूँ, है ना। ये निश्चित रूप से मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद। सीएम अशोक गहलोत ने एक फिर राजनीतिक पर्यवेक्षकों को चौंका दिया। अपने गृह नगर जोधपुर दौरे पर गए गहलोत देर रात को अचानक बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास के घर पहुंचे, जहां व्यास और उनके परिजनों ने गहलोत का साफा पहनाकर और शॉल उड़ाकर स्वागत किया। जीजी के नाम से प्रसिद्ध वयोवृद्ध बीजेपी नेता सूर्यकांता व्यास और गहलोत की इस मुलाकात ने जोधपुर के सियासी पारे को गरमा दिया, जिस पर सीएम गहलोत ने कहा कि यह एक उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी और वह जीजी से मिलने गए थे। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई राजस्थान की राजनीतिक मिर्धा घराने की बेटी ज्योति मिर्धा के नागौर के बड़े खाटू गांव पहुंचने पर कबीर आश्रम के संस्थापक संत नानकदास महाराज, धनराज परासर समेत अन्य भाजपा समर्थकों ने मिर्धा का भव्य स्वागत सत्कार किया। भाजपा ने ज्योति मिर्धा को नागौर विधानसभा से उतारने का फैसला किया है। नागौर जिले में पहले से ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा की आपसी लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। अब देखना यह होगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल स्वयं ज्योति मिर्धा के सामने मैदान में उतरते हैं या अपनी परंपरागत सीट खियूसर से ही चुनाव लड़ सकते हैं। राजनीतिक गलियारे से खबर आ रही कि इस बार हनुमान बेनीवाल खुद नागौर से ज्योति मिर्धा के सामने चुनाव लड़ेंगे, जबकि अपनी परंपरागत सीट से अपने भाई नारायण बेनीवाल को चुनाव लड़ा सकते हैं। अभी देखिए, अभी तो जो हमारे सामने कैंडिडेट है उनकी घोषणा होनी बाकी है कांग्रेस पार्टी की ओर से, पर आज मेरा टिकट डिक्लेयर होने के बाद में आज पहली दफ़ा मैं नागौर जा रही हूँ और जो लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है अभी नागौर पहुँचने से पहले ही, मुझे लगता है कि भाजपा के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है नागौर में और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 2023 के चुनाव में, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जैसे कि आप पहले क्यूसर से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, बट आला कमान ने नागौर दिया है, तो हनुमान बेनीवाल भी आपके सामने नागौर से चुनाव लड़ सकते हैं, इसको लेके स्वागत है उनका अगर वो आकर के लड़ना चाहें। हम लोग जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी तो मेरी कोई शर्त नहीं थी, तो मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना या लोकसभा चुनाव लड़ना, इस चीज़ के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। मैं मान के चल रही थी कि शायद चुनाव लोकसभा के ही लड़वाएंगे, लेकिन पार्टी ने मुझ में विश्वास जताया और मुझे हेडक्वार्टर पे से चुनाव लड़ने का मौका दिया। उसके लिए मैं इस चुनौती मान करके इस चुनाव को लड़ूंगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि नागौर की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ सकें। जैसे कि कल ही देखने में आया जो क्यूसर से आरएलपी के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उनमें भी आपका नाम आ रहा है। देखिए, सभी लोग मानते हैं कि खेवसर के अंदर एक तरीके से जैसे आरएलपी का गढ़, और आप समझते हैं कि अगर कोई विधायक के बाद में अगर किसी का पद राजनीतिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट माना जाता है तो प्रधान का होता है। और कल जो आरएलपी पृष्ठभूमि से आते हैं दोनों प्रधानों ने खेवसर और मुंडवा दोनों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और जयपुर में कल उसका एक कार्यक्रम था, बहुत बढ़िया कार्यक्रम के साथ में उनकी ज्वाइनिंग हुई। बहुत से और नेताओं ने भी पार्टी ज्वाइन करी है और आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि आरएलपी के कई ऐसे नेता हैं जिनकी मानसिक। भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव 2023 के मिशन को फतह को लेकर चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। राजस्थान की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली पोखरण विधानसभा क्षेत्र में महंत प्रताप पुरी को विजय श्री दिलवाने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश व उत्साह भरा जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद गुलाम अली को पोखरण विधानसभा की कमान संभालने व सेक्युलरवाद पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए भेजा गया है। सांसद गुलाम अली ने पोखरण प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान में विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। साथ ही कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बन रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इसका संगठन जो है
यहाँ संगठनात्मक बातें थी। यहाँ जैसलमेर ज़िला के पदाधिकारी थे और हमारे प्रताप सिंह जो हमारे कैंडिडेट हैं वो भी थे, और ज़िला काउंसिल के चेयरमैन थे, नगर के चेयरमैन थे, और पार्टी के सभी विंग्स के कार्यकर्ता थे, बूथ प्रेसिडेंट थे, पन्ना प्रमुख थे, और ऑर्गेनाइजेशंस की बैठक थी। और एक स्ट्रेटजी बनाएगी कि हमने इलेक्शन तो जीता है, पहले से हम लोगों ने मन बना लिया है, पोखरान के लोगों ने, और सबसे बड़ी बात है सभी समाज के लोगों ने। मैं गया पिछले 2 दिन से यहाँ हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मांझी जी के को लोगों ने बगैर इलेक्शन के ही जितवा दिया। सर, अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें तो उनसे भी आप मिले होंगे, तो किन मुद्दों को लेकर उन्होंने आपके साथ कुछ बातचीत की होगी? वर्तमान राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री को लेकर किन मुद्दों से लेकर आपके साथ बातचीत की? देखिए, उनका ये कहना है कि हमने इसलिए वोट दिए थे कि अल्पसंख्यक समाज की डेवलपमेंट होगी, उसका मान बढ़ेगा, उनका बिजनेस बढ़ेगा, उनके बच्चे नौजवान स्टार्टअप स्टैंडअप में जाएंगे। यहाँ पोखरान में पानी का मसला जो है वो कमी है, वो ठीक होगा। जल जीवन मिशन, जहाँ जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं वो आएंगी। कांग्रेस ने सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स को यहाँ नहीं आने दिया, और कांग्रेस का ये अंदर से उनका एजेंडा है कि अल्पसंख्यक को वोट बैंक तक रखना है, उनको मेजॉरिटी से डराना है, वो मेन स्ट्रीम में ना आ जाएं और वो सिर्फ वोट बैंक तक महदूद रहें और बंधुआ मजदूर की तरह रहें और देश के मेन नागरिक ना बने। भारतीय जनता पार्टी का इसके बरक्स है, उल्टा है। वो 140 करोड़ लोगों को सबको बराबर समझती है। हमारे लिए कोई ऊंचा नहीं है, कोई कम नहीं है। हम सबके साथ सबका विकास करते हुए हम सब लोगों के ज़रिए से पोखरान की और राजस्थान की और देश की तरक्की का ये नौजवान कैसे हिस्सा बने, यही हमारा विज़न है। पोखरण विधानसभा के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए? क्या मैं उनको कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है इसी से हमें जुड़ना चाहिए, और देश बदल रहा है। कांग्रेस इसमें से जो निकली जमातें हैं, इन्होंने मुस्लिम अल्पसंख्यक जमात को तशद्दुद के साथ जोड़ा है, माफिया के साथ। जैसलमेर के लोहारकी गांव में बीएसएफ की फीट एंड रन रैली के दौरान दौड़ लगा रहे जवान को स्कूटी सवार महिला ने टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला समेत एक अन्य जवान घायल हो गया। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल महिला को जोधपुर हायर सेंटर रेफर कर दिया। टोंक जिले के टोडा रायसिंह क्षेत्र के लाडपुरा कॉलोनी के अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया और रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। टोंक के टोडा रायसिंह कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखा की ओर से भारत माता व जय श्री राम की जयकारी के साथ पथ संचलन निकाला गया। यह पथ संचलन शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गुजरा। संचलन के स्वागत के लिए बाजार में जगह जगह रंगोली सजाई गई, साथ ही नगरवासियों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया।